हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रगदीश अय्यर आप सबका स्वागत करता हूं गोला द ऑलराउंडर एकेडमी यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कोरोना वायरस पहली बार इंडिया में कैसे आया, किस तरह से वो फैलना शुरू हुआ, किस तरह से उसके पेशेंट्स की गिनती बढ़ी, उसके पहले हॉटस्पॉट्स क्या क्या थे, 2 मई तक यानी कि जब तक सेकेंड लॉकडाउन का पीरियड ख़त्म हुआ तब तक इंडिया के कौन से स्टेट में कितने कितने पेशेंट्स आए थे और कितने लोगों की डेथ हुई थी। तो आगे चलते हैं आगे। इंडिया में कोरोना वायरस का पहला केस रिपोर्ट हुआ 30 जनवरी 2020 को। वो अफेक्टेड पर्सन त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला था और वुहान यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट था। वो वुहान यूनिवर्सिटी से वैकेशन पर वापस आया और टेस्ट करने पर वो पॉजिटिव पाया गया। इसके बाद सेकंड केस रिपोर्ट हुआ केरला के आलप्पुड़ा डिस्ट्रिक्ट से 2 फरवरी को और उसके बाद तीसरा केस रिपोर्ट हुआ केरला के ही कासरगोड डिस्ट्रिक्ट से। इसके साथ केरला बन गया कोरोना वायरस के फैलने का इंडिया में पहला स्प्रेडिंग सेंटर। इसके अलावा फरवरी में मेजर इवेंट्स ये हुए कि इंडियंस को पहली एयर एयरलिफ्ट किया गया वुहान से 1 फरवरी को और 27 फरवरी को 802 लोग इंक्लूडिंग 753 इंडियंस एंड 43 फॉरेन नेशनल्स इन्हें एयरलिफ्ट किया गया वुहान से, जो कि इंडिया ने करवाया था। और दूसरे 124 लोग इंक्लूडिंग 119 इंडियंस और 5 फॉरेन नेशनल्स इन्हें जापान से एयरलिफ्ट करवाया गया। इसके अलावा 2 मार्च को यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने 2 और केसेस रिपोर्ट किए। एक 45 ईयर्स का दिल्ली में रहने वाला आदमी जो कि इटाली से वापस आया था और एक 24 साल का हैदराबाद का इंजीनियर जो कि ट्रैवल हिस्ट्री जिसकी थी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स आ जाने की। इसके अलावा जयपुर में एक इटालियन सिटीज़न जो कि पहले नेगेटिव टेस्ट हुआ था वो भी पॉजिटिव टेस्ट हुआ और इसके साथ 6 कन्फर्म्ड केसेस हो गए पूरे इंडिया में। 88 लोग जो कि उस हैदराबाद के इंडिविजुअल के साथ कांटेक्ट में थे इंक्लूडिंग बस पैसेंजर्स फ्रॉम बेंगलोर, उन सबको ट्रैक डाउन किया गया और निगरानी में रखा गया। इसके साथ उस कोरोना वायरस के पैंडेमिक ने देश के बाकी हिस्सों में भी फैलने के साइंस दिखाने शुरू कर दिए। इसे और फैलने से रोकने के लिए मार्च में और मेजर्स लिए गए। 6 मार्च को एयरपोर्ट्स पर इंटरनेशनल पैसेंजर्स की स्क्रीनिंग शुरू कर दी गई और 13 मार्च को इंडियन गवर्नमेंट ने नॉन एसेंशियल पर्पसेस यानी कि मेडिकल एंड अदर इमरजेंसी पर्पसेस को छोड़कर इंडिया आने वाले हर किसी का वीज़ा सस्पेंड कर दिया। इसी बीच 12 मार्च को 76 ईयर्स का एक आदमी जो कि कर्नाटका का था और सऊदी अरेबिया से वापस आया था वो मर गया कोरोना वायरस से और ये रिकॉर्ड हुआ पहला डेथ कोरोना वायरस की वजह से इंडिया में। 15 मार्च तक इंडिया में 100 पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट हुए थे कोरोना वायरस के। 16 मार्च को इंडिया ने पैसेंजर्स का लैंड बॉर्डर से क्रॉस करना बंद करवा दिया और इसी बीच ईरान और इटली से आने वाले कुछ लोग और इटालियन नेशनल जो कि हैदराबाद में पहले पॉजिटिव टेस्ट हुआ था उसकी वाइफ पॉजिटिव टेस्ट हुए। और 15 मार्च तक के ये जो 100 पेशेंट सामने आए थे इसमें से इटली के 15 नेशनल्स भी शामिल थे। इस डिसीज़ के स्प्रेड को आगे बढ़ने से रोकने के लिए जनता कर्फ्यू 1 दिन का ऑर्गेनाइज किया इंडियन गवर्नमेंट ने और उस दिन 22 मार्च को 14 घंटे लोगों को घर में रहने की दरख्वास्त दी गई। और इसी दिन ये भी अनाउंस किया गया कि इंटरनेशनल एयर ट्रैवल फर्दर नोटिस तक सस्पेंडेड था। उसी दिन इटली से 564 भारतीय नागरिकों को एयरलिफ्ट करके इंडिया वापस लाया भी गया। 25 मार्च 2020 को भारत सरकार ने 21 दिन का लॉकडाउन देश भर में जारी किया इस कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए। इस दौरान एसेंशियल सर्विसेज के अलावा बाकी किसी भी चीज़ के लिए लोगों का बाहर निकलना मना था और भारत देश की होम मिनिस्ट्री ने एक सर्कुलर जारी किया जिसके अनुसार ये सारी चीज़ों को क्लोज करना ज़रूरी था। सेंट्रल गवर्नमेंट और उससे जुड़े हुए सब ऑफिसेस और पब्लिक कॉरपोरेशंस की सारी ऑफिसेस एक्सेप्ट फॉर डिफेंस, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, पब्लिक यूटिलिटीज़ यानी कि सिलेंडर्स और सीएनजी जैसी गैस जो कि गाड़ियों में इस्तेमाल होती है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, पावर जनरेशन एंड ट्रांसमिशन यूनिट्स, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर और मौसम विभाग जैसी अर्ली वार्निंग एजेंसीज। गवर्नमेंट ऑफिसेस स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज़ में पुलिस, होमगार्ड्स, फायर इमरजेंसी सर्विसेज, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रेजरी, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सैनिटेशन और म्युनिसिपल ऑफिस जो कि उनके स्टाफ जो कि इन ज़रूरी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते थे
इनको छोड़ के बाकी सब कुछ बंद होना था। सारे एजुकेशनल, रिसर्च, ट्रेनिंग और कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को भी बंद करने के आदेश मिले और सारे के सारे सोशल्स, कल्चरल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक और रिलीजियस फंक्शंस को भी बार किया गया। इसके अलावा फ्यूनरल कॉन्ग्रेगेशंस यानी कि अर्थी में केवल 20 लोगों को अनुमति दी गई और इसके साथ साथ रिलीजियस वर्शिप के जितने भी प्लेस थे बिना किसी एक्सेप्शन के बंद कर दिए गए। सारे कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स बंद कर दिए गए और ये कुछ चीज़ें इसमें से एग्जम्प्टेड थी, जो कि थी पीडीएस यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कम कीमत में गरीब लोगों को चीज़ें बेचने वाली शॉप्स, और इसके अलावा ग्रोसरीज, मिल्क और अदर डेली आइटम्स को बेचने वाली शॉप्स, इन्हें भी परमिशन दी गई ओपन रहने की। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये इंश्योर करने के लिए डायरेक्ट किया गया कि इन सारे चीज़ों की जहाँ तक हो सके होम डिलीवरी का प्रबंध किया जाए। इसके अलावा बैंक्स, इंश्योरेंस ऑफिसेस, एटीएम्स, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी चालू किए गए और टेलीकम्युनिकेशन एंड इंटरनेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज और आईटी संबंधित सर्विसेज जो कि एसेंशियल चीज़ों से जुड़े हुए थे, उन्हें जहां तक हो सके घर से वर्क करने की हिदायत दी गई। इसके अलावा डिलीवरी ऑफ एसेंशियल आइटम्स जिसमें कि फूड और मेडिसिन और बाकी मेडिकल इक्विपमेंट शामिल थे, उन्हें ई-कॉमर्स से परमिट किया गया। इसके अलावा पेट्रोल पंप्स, एलपीजी एंड गैस रिटेल एंड स्टोरेज आउटलेट्स, पावर जनरेशन एंड ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट्स, कैपिटल एंड डेट मार्केट सर्विसेज जो कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नोटिफिकेशन में शामिल थे, कोल्ड स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग सर्विसेज और प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विसेज को चालू रहने का परमिशन दिया गया था। इसके अलावा बाकी सारे एस्टेब्लिशमेंट्स को वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी को एडॉप्ट करने की हिदायत दी गई थी। सारे इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स एक्सेप्ट फॉर दोज मैन्युफैक्चरिंग एसेंशियल कमोडिटीज़ और वो एस्टेब्लिशमेंट्स जिन्हें कंटिन्यूस प्रोसेस में रहने की ज़रूरत थी, उन्हें स्टेट गवर्नमेंट के परमिशन के साथ ओपन रहने की इजाज़त दी गई थी। इसके अलावा सारे ट्रांसपोर्टेशंस, एयर, लैंड और रेलवे जो कि एसेंशियल गुड्स, फायर, लॉ एंड ऑर्डर और इमरजेंसी सर्विसेज के लिए नहीं इस्तेमाल होते थे, उन्हें बंद होने का आदेश दिया गया। और हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज जिसमें होटल्स, लॉजेस और मोटेल्स सभी शामिल थे, उन्हें भी बंद किया गया। और इसमें एक एक्सेप्शन ये था कि स्ट्रैंडेड टूरिस्ट और पैसेंजर्स को रहने वाले होटल्स और मेडिकल एंड इमरजेंसी सर्विसेज में इस्तेमाल होने वाले सर्विसेज इंक्लूडिंग एयर एंड सी क्रू, उन्हें परमिशन दी गई थी। सारे एस्टेब्लिशमेंट्स जो कि क्वारंटाइन फैसिलिटी के तौर पे इस्तेमाल किए जाने वाले थे, उन्हें खुली रखने की पूरी इजाज़त दी गई थी। और एक ऐसी सर्विस जिसे बिना किसी एक्सेप्शन के खुला रहने का परमिशन दिया गया था, वो था हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट्स जिसमें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों के इस्तेमाल थे। डिस्पेंसरीज, केमिस्ट, मेडिकल इक्विपमेंट शॉप्स, लैब्स, क्लिनिक्स, नर्सिंग होम्स और एम्बुलेंसेस, इन्हें पूरा परमिशन दिया गया था। इसके अलावा मेडिकल स्टाफ का ट्रांसपोर्ट यानी कि नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ और अदर मेडिकल इमरजेंसी रिलेटेड सर्विसेज के जो स्टाफ्स थे, उन्हें ट्रांसपोर्ट का परमिशन दिया गया था। इन फर्दरेंस इस ऑर्डर ने यह भी मेंशन किया कि 15 फरवरी 2020 के बाद इंडिया में आने वाले जितने भी लोग थे, जिन लोगों को हेल्थ अथॉरिटीज़ ने क्वारंटाइन में रहने का इंस्ट्रक्शन दिया था, वो लोग अगर उस इंस्ट्रक्शन को ब्रीच करेंगे तो सेक्शन 188 इंडियन पीनल कोड के तहत उनके ऊपर लीगल प्रोसीडिंग्स चलाई जाएंगी। और जो लोग नॉन एसेंशियल आइटम्स के लिए बाहर निकलेंगे, उनके ऊपर भी इसी सेक्शन के तहत केस चलाया जाएगा। और जो लोग कोरोना के बारे में अथॉरिटीज़ को रिलेटेड फॉल्स इन्फॉर्मेशन फैलाने वाले लोग थे, उन्हें 2 साल तक की सज़ा देने का प्रावधान दिया गया था नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत। इस लॉकडाउन के खतरनाक इफेक्ट्स में से एक बहुत ही ज़रूरी इफेक्ट था माइग्रेंट वर्कर्स का क्राइसिस। माइग्रेंट वर्कर्स जो कि अलग अलग स्टेट्स में रहते थे, उनमें से ज़्यादातर लोग छोटे और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में काम करते थे, उन्हीं पर इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ा। फैसिलिटीज़ के नॉन अवेलेबिलिटी होने की वजह से होम टाउन तक चल के जाने वाले काफ़ी लोग एग्जॉर्शन की वजह से मारे गए, कुछ लोग फूड ग्रेन्स ना मिलने की वजह से भूखमरी से मारे गए, कुछ ने आत्महत्या की और रोड एंड रेल एक्सीडेंट्स में कुछ लोग मारे गए। इसके अलावा लाखों माइग्रेंट वर्कर्स अपनी लाइवलीहुड की फैसिलिटी खो बैठे
कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स के बंद होने की वजह से। दूसरे स्मॉल टाइम वेंडर्स जो कि रोड साइड पे फूड स्टॉल्स, टॉयज बेचने जैसी छोटी छोटी दुकानें चलाया करते थे, उनके बिजनेसेस क्लोज डाउन होने की वजह से उन्हें भी काफ़ी सारा नुकसान हुआ। इन माइग्रेंट वर्कर्स को हेल्प देने में एक सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल ये था कि इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स एक्ट 1979 के होने के बावजूद सेंट्रल गवर्नमेंट के पास देश भर के माइग्रेंट वर्कर्स की कोई भी रजिस्ट्री नहीं थी जो कि उनके सारे डिटेल्स और आईडीज मेंशन कर सकती थी ताकि उन्हें हेल्प प्रोवाइड की जाए। और क्योंकि इनमें से कई सारे वर्कर्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते थे, उन्हें हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन, हाउसिंग और सैनिटेशन जैसी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती थी। और ये सारे के सारे वर्कर्स में से कई सारे लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम किया करते थे। और क्योंकि लॉकडाउन के इम्पोजिशन की वजह से मुंबई, पुणे, पिंपरी चिंचवाड़, नागपुर, दिल्ली, बेंगलुरु और चेन्नई जैसी बड़ी सिटीज़ में ये एक्टिविटीज़ बंद हो गई, ये सारे वर्कर्स बिना किसी लाइवलीहुड के रह गए। और क्योंकि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ बंद हो गई थी, इन्हें अपने होम टाउन्स तक जाने का दूसरा कोई रास्ता भी नहीं मिला। इनमें से कई सारे वर्कर्स के पास सेविंग्स भी नहीं थी और ये कई सारे वर्कर्स फैक्ट्रीज़ की डॉर्मिटरीज़ में रहते थे जो कि लॉकडाउन के इम्पोजिशन के बाद बंद हो गए। हालांकि भारत सरकार ने ये क्लेम किया कि एफसीआई के गोडाउन्स में 1.5 साल तक सारे गरीबों को खिलाने के लिए पूरा अनाज था, लेकिन ये स्कीम एक फेलियर हो गया क्योंकि रेशन कार्ड्स जो थे वो एरिया स्पेसिफिक थे, यानी कि जिस एरिया में इशू किए जाते थे वो ज़्यादातर उसी एरिया में काम करते थे। और जो फेयर प्राइस शॉप्स है जहाँ से ये चीज़ें बिना किसी कीमत के फ्री में ली जा सकती थी उन गरीबों के लिए, वो कई सारे शॉप्स लोगों की रीच के बाहर थे। ये वन नेशन वन रेशन कार्ड का जो स्कीम था, यानी कि एक देश एक रेशन कार्ड का, ये कुछ ही स्टेट्स में इम्प्लीमेंट हुआ था, जैसे कि आंध्र प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गोवा, त्रिपुरा एक्सेट्रा। हालांकि इन वर्कर्स को ऑप्शन किया गया था कि किसी भी फेयर प्राइस शॉप से ये फूड ग्रेन्स कलेक्ट कर ले। इस स्कीम के बारे में लोगों का अवेयरनेस नहीं था और इसके अलावा इस स्कीम के लिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत थी, जिसे बंद कर दिया गया इस डर से कि कॉमन फिंगरप्रिंट सेंसर्स की वजह से कहीं वायरस ना फैल जाए। इसकी वजह से कई सारे वर्कर्स बिना फूड और पैसों के रह गए। कई सारे वर्कर्स को इंटरस्टेट बॉर्डर्स, हाईवेज और नदी से जाने वाली बोट्स पर से कस्टडी में लिया गया क्योंकि वो बिना परमिशन के ट्रैवल कर रहे थे। वर्कर्स को भी कई सारे मील चलना पड़ा बिना ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ के, जिसकी वजह से जैसा कि पहले मेंशन हुआ था, एग्जॉशन हुआ और कुछ लोगों की डेथ भी हुई। एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ये हुआ कि इसमें जो पीरियड मेंशन किया गया है उसमें 8 मई को 16 वर्कर्स जो कि जालना से औरंगाबाद जाने वाले एक रेलवे ट्रैक पर सो रहे थे, अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई। 1 मई को भारत सरकार ने ट्रेन्स चालू किए, स्पेशल श्रमिक ट्रेन्स, जिससे कि उन वर्कर्स को घर पहुंचाना था। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट 60% कॉस्ट और रिसीविंग स्टेट गवर्नमेंट 40% कॉस्ट को बियर करने वाले थे। इसके अलावा 1,70,000 का पैकेज ऑर्गेनाइज किया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत। अब हम ये देखते हैं कि क्लस्टर्स जो कि इस वायरस के इनिशियल स्प्रेड के प्राइम हॉटस्पॉट्स थे वो क्या थे। एक सिख प्रीस्ट जो कि जर्मनी और इटली से ट्रिप करके वापस आए थे, 18 मार्च को उनकी कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई और बाद में ये साबित हुआ कि वो कोरोना वायरस पॉजिटिव थे। और 28 मार्च तक जो करीब 80 केसेस पंजाब में रिपोर्ट हुए थे कोरोना वायरस के, उसमें से 70% इनके क्लोज कॉन्टैक्ट्स थे। और बाद में ये भी पता चला कि अनंतपुर साहिब में जो होला मोहल्ला सेलिब्रेशंस होते थे उसमें भी इन्होंने भाग लिया था। इसके अलावा तबलीगी जमात नाम के ऑर्गेनाइजेशन ने निजामुद्दीन मरकज मॉस्क में एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया और इसके बाद जो केसेस फैले उसमें से 4,000 केसेस और 27 डेथ्स जो कि एज ऑफ अप्रैल रिपोर्ट हुए थे वो इस इवेंट से लिंक किए गए, जिसमें कि करीब 10,000 लोग शामिल थे। इसके अलावा अब आइए ये देखते हैं कि इंडिया के कौन से हिस्सों में मई 2 तक कितनी केसेस आई और कितनी फैटेलिटीज यानी कि डेथ्स रिपोर्ट हुई। ये है उसकी स्टेट वाइज लिस्ट। अंडमान निकोबार में 33 केसेस, अरुणाचल प्रदेश में 1 केस, असम में 43 केसेस और 1 डेथ्स, बिहार में 476 केसेस और 4 डेथ्स, चंडीगढ़ में 94 केसेस, छत्तीसगढ़ में 43 केसेस, दादरा नागर हवेली में कोई केस नहीं, दामन एंड दीव में भी कोई केस नहीं था, गोवा में 7 केसेस,
गुजरात में 5054 केसेस एंड 262 डेथ्स, हरियाणा में 376 केसेस एंड 5 डेथ्स, और हिमाचल प्रदेश में 41 केसेस और 2 डेथ्स, झारखंड में 113 केसेस और 3 डेथ्स, कर्नाटका में 601 केसेस और 25 डेथ्स, केरला में 499 केसेस और 4 डेथ्स, लक्षद्वीप में कोई केस नहीं, मध्य प्रदेश 2719 केसेस और 145 डेथ्स, महाराष्ट्र में 12,296 केसेस और 521 डेथ्स, मणिपुर में 2 केसेस, मेघालय में 12 केसेस और 1 डेथ, मिजोरम में 1 केस, नागालैंड में कोई केस नहीं, दिल्ली में 4,122 केसेस और 64 डेथ्स, पुदुचेरी में 8 केसेस, पंजाब में 722 केसेस और 20 डेथ्स, राजस्थान में 2,720 केसेस और 65 डेथ्स, सिक्किम में कोई केस नहीं, तमिलनाडु में 2,757 केसेस और 29 डेथ्स, तेलंगाना में 1,061 केसेस और 29 डेथ्स, त्रिपुरा में 2 केसेस, यूपी में 2,487 केसेस और 43 डेथ्स, उत्तराखंड में 58 केसेस और 1 डेथ, और वेस्ट बंगाल में 886 केसेस और 48 डेथ्स, ओडिशा में 156 केस और 1 डेथ, आंध्र प्रदेश में 1,525 केसेस और 33 डेथ्स, जम्मू एंड कश्मीर में 666 केसेस और 8 डेथ्स, और लद्दाख में 22 केसेस सामने आए कोरोना वायरस के मई 2 तक। अब हम आगे ये देखते हैं कि इस कोरोना वायरस के टाइम पे कुछ सेलिब्रिटीज ने क्या क्या सर्विसेज दी है। शेफ विकास खन्ना जो कि एक सेलिब्रिटी शेफ है, उन्होंने करीब 50 टन के आसपास ड्राई रेशन और फूड होमलेस लोगों तक पहुंचाया है और स्ट्रीट वेंडर्स तक भी पहुंचाया है। इसके अलावा उन्होंने कई सारे एनजीओस, शेल्टर होम्स और ओल्ड एज होम को सैनिटरी पैड्स और फूड पहुंचाया है। एक्ट्रेस अथिया शेट्टी ने रिलीफ किट्स इंक्लूडिंग फूड मटेरियल्स और मेडिकल सप्लाईज सेव द चिल्ड्रन इंडिया स्कीम के माध्यम से कई सारे लोगों तक पहुंचाया है। इरफान पठान और यूसुफ पठान जो कि क्रिकेटर्स हैं, उन्होंने 4,000 मास्क वडोदरा सिटी और उसके नियर बाई एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट करवाए। इसके अलावा उन्होंने 5,000 केजीज राइस और 5,000 केजी पोटैटोस, इसके अलावा नेबरहुड में रहने वाले कई गरीब फैमिलीज के लिए 1 महीने का रेशन भी प्रोवाइड करवाया। और सबसे जरूरी कंट्रीब्यूशन आता है एक्टर सोनू सूद का, जिन्होंने हजारों माइग्रेंट वर्कर्स को उनके घर भेजा, रोड, एयर और अलग ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज का इंतजाम करके अपने खुद के खर्चे पर। इसके अलावा इन्होंने 1500 पीपीई किट्स पंजाब के डॉक्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट किए और उन्होंने अपने मुंबई के होटल को हेल्थ केयर वर्कर्स के रहने के लिए भी दिया। 15 अप्रैल को भारत सरकार ने लॉकडाउन का दूसरा फेज अनाउंस किया, जो कि 3 मई तक चलने वाला था, और ये कुछ पर्टिकुलर जोन्स में क्लासिफाई किया गया था, जैसे कि रेड, ग्रीन एंड ऑरेंज जोन्स। रेड जोन में एसेंशियल सर्विसेज के अलावा बाकी कोई भी एक्टिविटीज परमिटेड नहीं थी। ऑरेंज जोन में कुछ नॉन एसेंशियल शॉप्स को, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो बेचने वाले थे, उन्हें पर्टिकुलर कुछ टाइम तक खुले रहने का परमिशन दिया गया था। और ग्रीन जोन्स में सारी ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज और बाकी एक्टिविटीज परमिट की गई थी लिबरली। अब ये देखते हैं कि इसमें कौन सी सर्विसेज इसमें परमिट की गई थी। सेकेंड फेज में मूवमेंट ऑफ कार्गो, जिसमें कि सारी गुड्स ट्रैफिक, गुड्स एंड पार्सल ट्रेन्स, एयर ट्रांसपोर्ट रिलीफ मेजर्स के लिए और इवैक्यूएशन के लिए। इसके अलावा एयर कार्गो ट्रांसपोर्ट भी चालू किया गया था। सी पोर्ट्स का ऑपरेशन कार्गो और एसेंशियल गुड्स जो कि फूड एंड मेडिसिन थे, उनके सप्लाई के लिए चालू किया गया। और इसके अलावा हाईवेज पे जो ट्रक रिपेयर के शॉप्स और ढाबास थे, उन्हें स्टेट गवर्नमेंट के प्रिस्क्राइब किए गए मिनिमम डिस्टेंस के अनुसार चालू होने का परमिशन दिया गया था। इसके अलावा स्टाफ और कॉन्ट्रैक्चुअल लेबरर्स जो कि रेलवेज, एयरपोर्ट्स, कैरियर्स, सी शिप्स और वेजल्स, लैंड पोर्ट्स और आईसीडीज पर काम करने थे, उन्हें लोकल अथॉरिटीज के दिए हुए ट्रैवल पासेस के बेस पे ट्रैवल करने का परमिशन दिया गया था। इन चीजों के अलावा फार्मिंग ऑपरेशंस, जिसमें फील्ड वर्कर्स का काम करना, पे एजेंसीज जो कि एग्रीकल्चर और प्रोड्यूस को खरीदने और बेचने का काम करती थी, उनका काम, और गोडाउन्स और मार्केट्स जिन्हें पर्टिकुलर स्टेट्स के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी ने परमिट किया गया था, उन्हें भी खोलने का परमिशन था। और इसके अलावा फार्मिंग से रिलेटेड जितने भी मशीनरी और गुड्स भेजने वाले मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स वाले एजेंसीज थे, उन्हें भी काम करने का परमिशन दिया गया। इसके अलावा ई कॉमर्स डिलीवरी ऑफ गुड्स,
और आईटी और आईटी एनेबल्ड सर्विसेज को भी 50% एम्प्लॉय स्ट्रेंथ के साथ काम करने का परमिशन दिया गया, जिसमें मैंने जैसा कि पहले बताया था जोन्स के हिसाब से रेस्ट्रिक्शन थे। कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग सर्विसेज जो कि रेलवे स्टेशन, पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स पर थे, उन्हें भी खोलने का परमिशन दिया गया। और इसके अलावा प्रोसेसिंग एंड अदर एक्टिविटीज जो कि कैश्यू, रबर, टी और कॉफी जैसे फार्म वाले आइटम से रिलेटेड थी, उन्हें भी ओपन करने का परमिशन दिया गया। तो फ्रेंड्स, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कोरोना वायरस का जो इनिशियल स्प्रेड था और आगे 2 मई तक यानी कि सेकेंड लॉकडाउन के खत्म होने के पीरियड तक जो कुछ भी इसका स्प्रेड हुआ, उसके बारे में जो एक्टिविटीज हुई, उसकी आपको यूजफुल इंफॉर्मेशन मिली होगी। और आगे के वीडियोस में हम इसी तरह से आपको यूजफुल इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। थैंक यू। जय हिंद।